सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड और काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर 3 to 5 मार्क्स का वेटेज होल्ड करके रखता है, जो कि आप काफी आसानी से स्कोर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो तो हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज फिजिक्स। So going by the definition, physics is study of nature using some scientific methods। तो काफी सिंपल सी बात है, जो फिजिक्स है वो हमारे नेचर की, हमारी प्रकृति की स्टडी है यूजिंग सम साइंटिफिक मेथड्स। तो एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। आप सभी को हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पता होगा। आपको पता होगा कि जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सूरज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। जैसे ये कलर आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, ये कलर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये कलर आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मैग्नेट्स के अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब भी आप सुबह और शाम को सूरज को देखते होंगे, आपको सूरज लाल या ऑरेंज कलर का दिखाई देता होगा, लेकिन डे टाइम पे आपको वही सूरज येलो कलर का दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हमारी नेचर में हो रही हैं और इन सभी चीजों की स्टडी को, बेसिकली नेचर की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं यूजिंग सम साइंटिफिक मेथड्स। अब ये जो टर्म है साइंटिफिक मेथड, इस चीज को जरा ध्यान से समझ लेते हैं। तो चलिए एक बार साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन देख लेते हैं। The scientific method is a systematic attempt to understand natural phenomena in detailed manner and to use this knowledge to predict, modify and sometimes control the phenomena। मतलब क्या है, एक बार समझ लेते हैं। देखिए साइंटिफिक मेथड क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ पे नेचर की स्टडी कर रहे होते हैं, एक डिटेल्ड मैनर में, काफी इन डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं। ये बात अभी तक हमें पता चल चुकी है, क्योंकि हमें पता है फिजिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ नेचर की स्टडी करते हैं कि नेचर में जो भी चीजें हो रही है वो कैसे हो रही है। यहाँ पे हम हमारा जो इंटेंशन है स्टडी करने का वो क्या है? वो है प्रिडिक्ट करना, मॉडिफाई करना और कंट्रोल करना। इसको जरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए जैसे प्रिडिक्ट करने का सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। हम आज ही की डेट में बैठे बैठे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला लूनार इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण या फिर अगला सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कब होगा, राइट। मॉडिफाई करना, अब इमेजिन कीजिए जैसे कल कोई एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के ऊपर टकराने वाला है। ये बात आपको इसरो के साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बता दी है। तो प्रिडिक्ट तो हो ही गया ऑलरेडी। अब हम इस चीज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बाय चांस मान लीजिए अगर कल ऐसा होने वाला है, तो हम एक ऐसा रॉकेट तैयार कर ले या कोई ऐसी मिसाइल तैयार कर ले जो आके हमारे इस अर्थ से सीधा इस एस्ट्रॉइड या मेट्रॉइड को टकराएगी और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो ऐसे केस में हम एक नेचुरल फिनोमिना को मॉडिफाई कर रहे हैं। जो चीज अपने आप हो रही थी हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, हमने उसको चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं मॉडिफिकेशन का। देखिए हमें पता है कि रेन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आज की डेट में हमने वो टेक्नोलॉजीज डेवलप कर ली हैं कि हम आर्टिफिशियल रेन्स कर सकते हैं। हम रेन को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, हम आज की डेट में थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल तरीके से हम रेन्स को करवा भी सकते हैं। तो ये काफी बड़ी बात है कि हम आजकल आर्टिफिशियल तरीके से रेन करवा सकते हैं। हालांकि करवानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जापान और है कुछ कंट्रीज, वहां पे ये प्रैक्टिस की जाती है। एंड कंट्रोल दिस फिनोमिना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें फिनोमिना को कंट्रोल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि नेचर में नदियां बह रही होती है, हम लोग डैम्स बना लेते हैं ताकि हम उनके फ्लो को कंट्रोल कर सकें। वरना ऐसा भी हो सकता है कि कई बार बाढ़ आ सकती है अगर ये डैम्स ना हो तो। लेकिन ये डैम्स की भी कुछ लिमिटेशंस है। ये एक सर्टेन लेवल तक ही पानी को होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद इन डैम्स के गेट्स को खोला जा सकता है। तो नेचर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपको सिर्फ उस चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेचर में जो जो चीजें हो रही हैं आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ हद तक उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही सिंपल सी बात थी साइंटिफिक मेथड्स में। अब हम साइंटिफिक मेथड को समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड्स के। तो साइंटिफिक स्टडी हम करते कैसे हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, एक एक करके वो स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब, देखिए आपने ये न्यूटन सर की स्टोरी तो सुनी ही होगी कि वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर के ऊपर एक एप्पल गिर गया था। हालांकि ये स्टोरी फेक बताई जाती है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए मान लीजिए ये एप्पल न्यूटन सर के ऊपर गिर गया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये कहीं लेफ्ट में या राइट में या ऊपर क्यों नहीं गया। इसका नीचे गिरने के पीछे का कारण क्या है, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी और वे चाहते थे कि ये चीज वो पता लगाएं कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो जब उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व कर ली,
उसके बाद उन्होंने लैब में जाके किया कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब जो चीज बाहर नेचर में हुई उसी चीज को स्मॉल स्केल पे, छोटे लेवल पे लैब के अंदर किया। ये चीज होती है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उस एक्सपेरिमेंट के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जब भी कोई सेब या फिर कोई बॉल हम ऊपर हवा से जमीन की तरफ छोड़ते हैं तो वो नीचे आ रही है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो अगर आप ग्रेविटेशनल चैप्टर पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ के आ रखे हैं तो आपको पता होगा जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है मास ऑफ दिस बॉल, मास ऑफ द अर्थ यानी जो दूसरी बॉडी है हमारी, और डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो इन दोनों चीजों के बीच का जो डिस्टेंस है इस चीज के ऊपर ये दोनों बातें डिपेंड करती हैं। तो ये चीज होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। हमने सिर्फ ये पता लगाया कि मास के ऊपर, दो चीजों के मास के ऊपर और उनके बीच की दूरी के ऊपर हमारा जो ग्रेविटेशन है वो डिपेंड करता है। इसके बाद आती है मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसका मतलब जो भी अब तक हमने जो जो फैक्टर्स निकाले, जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर हमारा जो ये फिनोमिना है ये डिपेंड कर रहा है, उनको इक्वेट कर दे एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में। तो यहाँ पे वो मैथमेटिकल फॉर्मूला न्यूटन सर ने दे दिया था। तो ये वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं यानी प्रिडिक्शन। अब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अब जैसे ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, हम अलग अलग चीजों से अलग अलग मास की वैल्यू पुट करके अलग अलग रेडियस पे हम प्रिडिक्ट करके देखते हैं कि या क्या ये हमारा जो इक्वेशन है ये सही है, ये उस नेचुरल फिनोमिना को सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये चीज हर बार सेटिस्फाई हो रही है। अगर हाँ तो हमारी जो साइंटिफिक स्टडी है वो एकदम सही जा रही है। और लास्ट स्टेप आता है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, यानी कि जो हमारी स्टडी है वो सही है या गलत है। तो ये वो प्रॉपर स्टेप हैं जो हम साइंटिफिक स्टडी में करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके 11वीं क्लास से एक्सपेरिमेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लैब्स में जाते हैं और वहां पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आपकी अप्रोच यही रहनी चाहिए किसी भी एक्सपेरिमेंट की कि आपको उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप ऑब्जर्वेशन से लेकर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन और वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, ये सारी चीजें खुद से करें। आपको बाहर मार्केट से कई सारी प्रैक्टिकल फाइल मिल जाती हैं और आपको पता भी होता है कुछ हद तक कि ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है। लेकिन प्लीज जब आप लैब में जाएं तो ये सोच के जाइए कि आपको कुछ नहीं पता, आपको काफी ज्यादा चीजें जानने को मिलेंगी। नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा और ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई है उसके पीछे का कारण है ये लाइन, नथिंग इज फाइनल इन दिस साइंस। साइंस में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, फाइनल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कल को आप जब यही एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर रहे थे तो आपको कोई नई बात पता चले और वो बात बिल्कुल सही हो और आप इसी फॉर्मूले को चेंज करके एक नया फॉर्मूला दे जो कि इससे ज्यादा सही हो और ज्यादा एक्यूरेट हो। तो सोचिए अगले कुछ 5-10 सालों में बच्चे आपके बनाए हुए फॉर्मूले को पढ़ रहे होंगे। तो इसीलिए कहता हूं जब भी आप साइंस में, पर्टिकुलरली फिजिक्स में कोई भी स्टडी करें तो उसको एकदम बिगिनिंग से करें और ऐसे करें कि आपको कुछ भी नहीं पता। उसी सिचुएशन में आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि आज की इस प्रेजेंटेशन में हमने एक वर्ड कई बार यूज किया है, वो है नेचर। तो नेचर के बारे में मैं आपसे एक बार डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, नेचर में हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारा नेचर फॉलो करता है, कुछ ऐसे लॉज हैं जो हमारा नेचर फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ कहता है कि देयर विल बी ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस, यानी किन्हीं भी दो मासेस के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कभी भी फोर्स ऑफ रिपल्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि आप नेचर के लॉज को स्टडी जरूर कर सकते हैं लेकिन आप नेचर के लॉज को चेंज नहीं कर सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और नेचर का एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कि नेचर वांट्स स्टेबिलिटी। नेचर हमेशा स्टेबल होना चाहता है, नेचर हमेशा न्यूट्रल रहना चाहता है। इस बात को आप कोरिलेट कर सकते हैं किसी भी और साइंस की फील्ड से, भले ही वो बायोलॉजी हो, वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। ये बात आप देखेंगे हर जगह सेटिस्फाई होगी। नेचर सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है। ये एक नेचर का अनरिटन लॉ है। तो इसी बात के साथ
इस वीडियो लेक्चर्स को हम फिनिश करते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी रह गई थी, ये आपका वेटेज पैटर्न है चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज, तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं और इसी हिसाब से आप अपनी स्टडी प्लान कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स पीडीएफ ऑनलाइन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके बड़े आसानी से सभी चीजों को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज एकदम फ्री में होने वाली है, आपको कहीं पे भी 1 रुपया पे नहीं करना। आपको सिर्फ मन लगा के बैठ के पढ़ना है। सभी वीडियो लेक्चर्स इसी तरीके के इंटरेक्टिव होंगे और ये सीरीज बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। हिंदी में मैं मोस्टली समझाऊंगा क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आती है, और इंग्लिश में हम मेनली सारी डेफिनेशन और सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।